बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास 12 की फ़िज़िक्स का एफएससी पार्ट 2 आईसीएस पार्ट 2 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस में भी काफ़ी दफ़ा आ जाता है, और वो है मैग्नेटिक फ़्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, अच्छा पहले हम मैग्नेटिक फ़्लक्स को डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फ़्लक्स वर्ड कहीं सुना है हमने, और येस वी हैव स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन चैप्टर नंबर 12, जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था 12th क्लास में। दैट वाज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट वाज डिनोटेड बाय फाई, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं। तो अब दोनों फ्लक्स को हम फाई से ही डिनोट करते हैं, तो व्हाई नॉट वी आइडेंटिफाई दीज टू फ्लक्सेस विद द हेल्प ऑफ अ सबस्क्रिप्ट रिटन हियर, E for electric flux एंड B फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए वी यूज़ द सिंबल कैपिटल B। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ेंगे उसको हम 5B से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद करें जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाज एक्चुअली इक्वल टू E.A। इट वाज अ स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी and it was a dot product of E and A। ठीक है, तो similarly on the same analogy we see that कि phi B जो है magnetic flux is also the dot product but of magnetic field and the area vector। ठीक है, अच्छा अब वी सी दैट कि ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, मैंने इन एनोलॉजी विद द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह तो दिया, लेकिन वी शुड नो कि एक्चुअली ये क्या है, कैसे हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट आया, या ये हमारे पास कैसे फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये उसी तरह ही है बिल्कुल। वैसे तो इन एनोलॉजी विद द इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने यहाँ पे आपको मैथमेटिकली लिख के दिखा दिया, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, अच्छा फ्लक्स पर आते हैं। फ्लक्स जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, इट इज़ ऑल्सो द इट इज़ एक्चुअली द फ्लो ऑफ एनीथिंग। ठीक है ना, फ्लक्स मीन्स फ्लो ऑफ एनीथिंग। तो ये फ्लो जो है वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी फ़्लो कर रही है, किस हिसाब से फ़्लो कर रही है पर यूनिट एरिया इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। यहाँ पे हाउ मेनी लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आर पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि सपोज़ हम एक एरिया ले लेते हैं और उसके थ्रू मालूम करते हैं, एरिया को हम डिफरेंट पोजीशंस पे रखेंगे कि उसके थ्रू फ्लक्स कितना पास हो रहा है, कितनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू इट। ठीक है, तो उसके लिए उसको करने से पहले मैं आपको एक ख़ास बात यहाँ पे बता दूँ कि फ़्लक्स जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स भी इज़ ऑलवेज़ मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में मेजर किया जाता है और किसी और डायरेक्शन में नहीं। ठीक है, फ्लक्स। तो अब ये कैसे हम मालूम करते हैं, या एरिया वेक्टर को मैं यहाँ दोबारा बता दूँ कि एरिया वेक्टर क्या चीज़ है, कि अगर एरिया जो है, कोई भी एरिया अगर हम लें, सरफेस एरिया होता है वो, तो सरफेस एरिया की एक वैल्यू होगी कि भाई ये 10 स्क्वायर मीटर एरिया है या 100 स्क्वायर मीटर एरिया है, तो वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और साथ उसकी जब डायरेक्शन होगी जिसको हम ए हैट से डिनोट करते हैं, तो ये दोनों मिला के दैट फॉर्म्स द एरिया वेक्टर। ठीक है, तो अब ये जो डायरेक्शन है ये कहाँ से आती है, ये हम क्या लेते हैं, इट इज़ कस्टमरी कि हम उस सरफेस एरिया के नॉर्मल जो एक आर्बिट्ररी लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, दैट लाइन, आर्बिट्ररी लाइन विल बी कॉल्ड एज द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया और वेक्टर एरिया, और हम उसको कहेंगे कि इट इज़ द नॉर्मल। ठीक है, तो डायरेक्शन, जैसे ये मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास ये बुक है, ठीक है ना, तो अगर इसका ये एरिया है, दिस इज़ द सरफेस एरिया, तो ये ए है। अब इसकी डायरेक्शन जो ए हैट है वो हमेशा कस्टमरली क्या ली जाती है, एज अ कस्टम इट इज़ ऑलवेज टेकन एज एन आर्बिट्ररी लाइन, इमेजिनरी लाइन विच इज़ प्लेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है, ये देखें ये वाली डायरेक्शन जो है, जिसको हम नॉर्मल टू द एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज़, तो उस नॉर्मल टू द एरिया के अलॉन्ग जो फ्लक्स, जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही होंगी, हमें वही फ्लक्स डिफाइन करेंगी। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं 3 सिचुएशंस। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं कि, यानी 3 सिचुएशंस मीन्स हाउ डू वी प्लेस द सरफेस एरिया। तो अब ये इस तरह से है। पहली सिचुएशन ये है कि हमने ये, दीज आर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विच आर डायरेक्टेड इन वन डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यू सी के ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम वेक्टर एरिया जो लेंगे
सपोज आई कीप द सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। जैसे ये आप मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हॉरिजॉन्टल है, इनमें ये मैं बुक का जो सरफेस एरिया है इसको मैं परपेंडिकुलर टू इट रख लूँ, ऐसे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो वी सी दैट कि इस परपेंडिकुलर एरिया में से कितनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू इट। अब देखें, अगर मैंने ये सरफेस एरिया ऐसे रख दिया तो इसको मैं अगर ड्रॉ करूँ तो इट वुड बी लाइक दिस, ठीक है ना। ये आपके बुक में इस तरह से बनी हुई है कि ये आपकी सरफेस एरिया खुद, ध्यान रखें इस बात को कि मैं सरफेस एरिया बोल रही हूँ या एरिया वेक्टर बोल रही हूँ। एरिया वेक्टर का मतलब है कि उसकी नॉर्मल डायरेक्शन, और एरिया बोल रही हूँ सरफेस एरिया, तो ये जस्ट सरफेस एरिया है। तो अगर मैंने सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स रख दिया है तो इसका जो नॉर्मल होगा यानी वेक्टर एरिया वो ये होगा, जिसको मैं यहाँ से इसके ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ कि ये जो है एरिया वेक्टर है, ठीक है, या नॉर्मल टू द एरिया है। अब यहाँ पर यू सी कि ये मैंने सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर रखी है और ये इसका नॉर्मल है। नाउ आई वांट टू सी बाय डेफिनेशन, या बल्कि जो मैंने आपको इसकी स्पेशल फीचर बताया था कि फ्लक्स इज़ ऑलवेज मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। तो वी सी दैट कि हाउ मेनी लाइन्स ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू इट, 1 2 3 4 लाइन्स जो मैंने यहाँ ड्रॉ की हैं। तो मैक्सिमम लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया व्हेन दिस सरफेस एरिया इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, या आप कह लें कि हम अगर वेक्टर एरिया के अलोंग ही मेजर करते हैं तो हम ये कहेंगे कि बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों के दरमियान बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिखूँगी कि बी एंड ए आर पैरेलल टू ईच अदर एंड वी से दैट द एंगल बिटवीन बी एंड ए इज़ एक्चुअली ज़ीरो, वी कैन से लाइक दैट, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि जब एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर एरिया, यानी कि उसकी डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया और वेक्टर बी के दरमियान एंगल ज़ीरो है, तो आपको फ्लक्स क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन पे आ जाइए। दूसरी सिचुएशन में भी हम भी ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो द लाइन्स ऑफ फोर्स मस्ट ऑल्सो बी इक्विडिस्टेंट, ठीक है। और अब हम फ्लैट सरफेस एरिया रख देते हैं लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। ये मैं करके दिखा दूँ, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स वही हैं, लेकिन अब की दफ़ा सरफेस एरिया इस तरह परपेंडिकुलर रखने की बजाय मैंने फ्लैट रख दिया। लाइन्स ऑफ फोर्स आर लाइक दिस। अब इस फ्लैट सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन है या जो नॉर्मल है वो कहाँ एक्ट करेगा, इट वुड बी लाइक दिस। दिस इज़ द 90 डिग्री हियर, दिस इज़ द 90 डिग्री टू दिस सरफेस, ठीक है, जो कि एरिया है। दिस इज़ एरिया वेक्टर और ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में वी सी दैट कि हाउ मेनी लाइन्स ऑफ फोर्स बी आर पासिंग अलोंग द वेक्टर एरिया। कोई ऐसी लाइन्स ऑफ फोर्स हैं जो वेक्टर एरिया के अलोंग पास हो रही हैं। देयर आर नो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इस सिचुएशन में है क्या कि बी और वेक्टर एरिया जो हैं वो आपस में किस तरह से हैं, दे आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक बात, ये वेक्टर बी और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल कितना है, देयरफॉर इट इज़ 90 डिग्री एंड फाई इज़ मिनिमम, ठीक है। अब वी सी दैट ये सिचुएशन हमें क्या बताती है कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें बी और ए का, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बी और ए का डॉट प्रोडक्ट, इट वुड बी बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा में यू सी कि अगर एंगल यानी कि या क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आपको ये बताता है कि अगर जिन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में एंगल ज़ीरो है या पैरेलल हैं तो वो चीज़ रिज़ल्टेंट उसका मैक्सिमम होता है, और अगर दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है तो रिज़ल्टेंट हमेशा ज़ीरो होता है, बल्कि मिनिमम की बजाय आई शुड राइट ज़ीरो, ठीक है। तो वी सी दैट नो लाइन्स ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू, तो फ्लक्स ज़ीरो है इस केस में। तो ये सिचुएशन जो है हमें इट लीड्स अस टू द योर डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट अभी भी अगर आपको ये नहीं लगता कि नहीं इससे भी नहीं जस्टिफाई हो रहा, तो मैं आपको एक तीसरी सिचुएशन बताती हूँ। तीसरी सिचुएशन ये है कि आप अब प्लेन सरफेस एरिया को यू कीप इट नाइदर परपेंडिकुलर टू द लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, नॉर पैरेलल टू द लाइन्स ऑफ फोर्स, इंस्टेड यू कीप इट एट एन एंगल, ठीक है। ये आपको बहुत क्लियर बताएगा कि किस तरह से हमें डॉट प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है। ये मैं थोड़ा साफ साफ बना दूँ, ये इक्विडिस्टेंट लाइन्स ऑफ फोर्स है मैग्नेटिक, ठीक है।
अब इसमें आपकी बुक में जिस तरह से बना हुआ है वो ये प्लेन सरफेस एरिया हैज़ बीन शोन लाइक दिस एट एन एंगल, ये ना 90 डिग्री पे है और ना पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये प्लेन सरफेस एरिया इज़ लाइक दिस। तो इसका नॉर्मल क्या होगा, इसका नॉर्मल जो है जैसे ये प्लेन सरफेस का ये नॉर्मल है, इसका ये नॉर्मल है, इसका जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, ये होगा। दिस विल बी द वेक्टर एरिया, ठीक है ना। ये 90 डिग्री सरफेस एरिया से नज़र आ रहा है, इस सरफेस एरिया से, ठीक है। दीज आर द बीज। अब ये भी लाइन्स ऑफ फोर्स। अब हम ये देखते हैं कि क्या कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज़ पासिंग थ्रू दिस एरिया अलोंग द वेक्टर एरिया, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एरिया। बज़ाहिर तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये मालूम करने के लिए कि कौन सी लाइन्स ऑफ फोर्स मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, हम क्या करेंगे कि हम कोई भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन द वेक्टर एरिया, ठीक है। ये वेक्टर एरिया, उससे क्या हो गया कि ये हमें एक क्या मिल गया, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, जिसमें से दिस इज़ बी, ये बी का एक कंपोनेंट जो है बी, नॉट होल बी इज़ पासिंग अलोंग दिस वेक्टर एरिया बट इंस्टेड ओनली दिस कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर एरिया इज़ पासिंग, ठीक है ना। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, ये वाला, ठीक। और सिर्फ दिस मच पार्ट ऑफ बी इज़ पासिंग अलोंग द वेक्टर एरिया। नाउ व्हाट इज़ दिस पार्ट, you know, say if this surface area is kept at an angle of theta with the B से, ये जो मैंने आपको बताया कि it is neither perpendicular nor horizontal parallel, it is at an angle, और वो एंगल किससे लेते हैं हम, नॉर्मल से लेते हैं। नॉर्मल ऑफ द सरफेस एरिया इज़ मेकिंग सम एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड B, तो वो सम एंगल इज़ थीटा। तो ये जो हमारे पास इस लाइन के साथ ले लें तो ये थीटा है हमारे पास, ठीक है, दिस इज़ थीटा। तो यू नो राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज़ द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये राइट एंगल है, इसके अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज है विच इज़ बी, और ये जो है थीटा के साथ लगी हुई साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे कि ये बेस है। अब बेस और हाइपोटेन्यूज को ज्वाइन करता हुआ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको यहाँ हेल्प करेगा, इट इज़ कॉस थीटा, ठीक है। तो वी सी दैट कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब बेस यहाँ पे क्या है, बेस हमने मालूम करना है कि क्या है, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज इधर आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट एच कॉस थीटा, व्हाट इज़ दिस एच, इट इज़ बी, और कॉस थीटा हमने वैसे लिख लिया। तो बेस हमारे पास जो आई है वो किसके बराबर आ गई, बी कॉस थीटा के बराबर आ गई। इसका मतलब हाउ मेनी लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पासिंग अलोंग ए, इट इज़ बी कॉस थीटा, ये बेस है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ए इज़ द फ्लक्स विच इज़ पासिंग along the direction of the vector area A, and this b cos theta is a small part of B, किसी B का, यानी कि अगर 20 टेस्ला इसकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं तो 20 टेस्ला इज़ नॉट पासिंग अलोंग द वेक्टर एरिया, इंस्टेड इट मे बी 19, इट मे बी 15, इट मे बी 10, इट मे बी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया अलोंग इट्स डायरेक्शन A, ठीक है। तो व्हाट इज़ दिस बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा क्या है, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये मैं इसको लिख सकती हूँ डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, बी डॉट ए या ए डॉट बी, हमें पता है कि ये कम्यूटेटिव होता है तो इसको मैं ए डॉट बी भी लिख सकती हूँ। तो ये जो हमें थर्ड केस है दैट टेल्स अस कि फाई जो है वो क्या है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन तीनों सिचुएशन की हमें बताती है कि फाई इज़ एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर एरिया। और हमें सिचुएशंस मिलती हैं कि देखें, पहली सिचुएशन में दोनों वेक्टर बी और वेक्टर ए के दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो है, सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर है, लेकिन वेक्टर एरिया जो है वो ज़ीरो एंगल पे है। तो हम इसको लिख लेंगे बी ए कॉस ज़ीरो, और ये हमें बी ए मैक्सिमम मिल गया फर्स्ट केस, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम हमको मिल गया बी ए। दूसरे केस में फाई इज़ इक्वल टू बी ए कॉस, दूसरे केस में बी और ए के दरमियान एंगल 90 है तो हम इसको 90 डिग्री लिखेंगे। दिस इज़ बी ए कॉस 90, ज़ीरो मल्टीप्लाइड हो रहा है तो दिस इज़ गिविंग अस ज़ीरो फ्लक्स, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे राइज होते हैं कि व्हाट इज़ द सिचुएशन व्हेन यू गेट ज़ीरो फ्लक्स, व्हेन द
some surface area is placed in a uniform magnetic field. आप कहेंगे when the surface area is placed at 90 degrees, when the surface area is placed parallel to the magnetic field, कह लें surface area is placed parallel to the magnetic field, या आप कहें when the vector area is at 90 degrees with the vector field, magnetic field. ठीक है, यानी वेक्टर की बात करेंगे तो आपने एंगल्स बताना है, और ख़ाली सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सरफेस एरिया यहाँ पे पैरेलल है बी के, सरफेस एरिया यहाँ पे परपेंडिकुलर है, लेकिन जब आप वेक्टर की बात करेंगे तो बी से वो पैरेलल है, ज़ीरो है, एंगल ज़ीरो होता है यहाँ पे, ये बिल्कुल रिवर्स चीज़ है. तो बहुत ध्यान रखना है आपने कि सरफेस एरिया की बात हो रही है या वेक्टर सरफेस एरिया की बात हो रही है. अगर सिर्फ सरफेस एरिया की बात हो रही है तो फर्स्ट सिचुएशन में जब आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा है तो सरफेस एरिया इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू बी. ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन की बात कर रही हूँ. लेकिन अगर वेक्टर सरफेस एरिया की बात करूँ तो वेक्टर एरिया इज़ प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तब आपको थीटा ज़ीरो मिलेगा और तब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम मिलेगा. तो आपको ये बात बहुत ख्याल रख के बोलनी है कि कब किस क्वांटिटी के साथ आपने पैरेलल वर्ड बोलना है, किसके साथ आपने परपेंडिकुलर बोलना है. यानी कि फ़र्स्ट सिचुएशन में ही आपको पैरेलल वर्ड भी यूज़ हो रहा है और परपेंडिकुलर भी यूज़ हो रहा है. पैरेलल हो रहा है वेक्टर के साथ, वेक्टर एरिया के साथ, और परपेंडिकुलर यूज़ हो रहा है सिर्फ सरफेस एरिया के साथ, और यही बाकी साथ सबके साथ भी है. तो ये आपको ज़ीरो मिल गया. और तीसरी सिचुएशन में y इज़ इक्वल टू बी ए. सपोज़ हम इसको cos 30 की 30 लिख लेते हैं, एट सम एंगल है ना, हम इसको 30 लिख लेते हैं. तो यू सी cos 30 कितना होता है, cos 0 इज़ 1, cos 30 इज़ 0.5. अगेन ये स्टैंडर्ड एंगल है इसलिए हमने यूज़ कर लिया. अब बी ए वॉज द मैक्सिमम क्वान्टिटी. अब ये क्या हो गया, 0.5 मतलब हाफ ऑफ द 5 मैक्सिमम. ये देखें, ये बीच की वैल्यू है ना कि जब आपने किसी एंगल पे 30 डिग्री पे सपोज़ रखा सरफेस एरिया को, तो आपको मैक्सिमम का हाफ वैल्यू मिला है फ्लक्स का. ठीक है ना, तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू मिल रही है आपको फ्लक्स की. तो वी सी दैट कि फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर. ठीक है ना, तो यहाँ तक उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको. ठीक है, अब हम इसके आगे आते हैं कि इसकी यूनिट क्या है. व्हाट इज़ द यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फ्लक्स. इसको मिटा देती हूँ. ओके, देखें, फ्लक्स बी की यूनिट हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी कि इट इज़ टेस्ला और एरिया इज़ मीटर स्क्वायर. सो दिस इज़ द यूनिट फॉर फ्लक्स, यूनिट ऑफ फ्लक्स. ठीक है, और इसी का दूसरा नाम क्या लिखा जाता है, वेबर लिखा जाता है. वेबर को आप शॉर्ट में WB भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये यूनिट भी ठीक है, ये यूनिट भी ठीक है. पूछा जाता है कि क्या यूनिट है, MCQs में दे देते हैं, तो बी केयरफुल. यूनिट ऑफ फ्लक्स इज़ वेबर. अब इसके आगे हमें एक क्वांटिटी और मिलती है. देखें, फाई इज़ इक्वल टू बी ए. हम नॉर्मली मैक्सिमम फ्लक्स वाली सिचुएशन लेते हैं जब cos 0 होती है, दैट इज़ 1, तो फाई इज़ इक्वल टू बी ए. ठीक है, तो यहाँ से हमें बी का एक और फार्मूला पता चलता है. व्हाट वाज बी? बी वॉज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बी वॉज मैग्नेटिक इंडक्शन, बी वॉज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और अब हमें ये एक और इसकी टर्म मिल रही है, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं. क्यों डेंसिटी बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज़ द फ्लक्स डेंसिटी. क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज़ फ्लक्स पर यूनिट एरिया. याद करें कि आपने फर्स्ट चैप्टर में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पढ़ी थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो व्हाट वाज इट? चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज, और पर यूनिट एरिया को आपने डेंसिटी कहा था क्योंकि चार्ज स्प्रेडेड ऑल ओवर द एरिया. चार्ज पर यूनिट एरिया वॉज कॉल्ड एज चार्ज डेंसिटी. तो इसी तरह फ्लक्स स्प्रेडेड ऑल ओवर द एरिया इज़ एक्चुअली फ्लक्स डेंसिटी. ठीक है ना, जैसे डेंसिटी को हम क्या लिखते हैं, मैस पर यूनिट वॉल्यूम. कितने वॉल्यूम में मैस इज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज़ इट्स डेंसिटी. अब यहाँ पे वॉल्यूम तो नहीं है, एरिया है, तो हम इसको फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे. ठीक है, अब फ्लक्स डेंसिटी के लिहाज से भी आपको बी की एक यूनिट और मिल रही है, और वो क्या है, यू सी, इट इज़ यूनिट ऑफ बी इज़ यूनिट ऑफ फाई क्या है, वेबर, और यूनिट ऑफ एरिया इज़ मीटर स्क्वायर. यानी एक और यूनिट आपको मिली
फ्लक्स डेंसिटी की वो है वेबर पर स्क्वायर मीटर। यानी कि हम ये देख लेते हैं कि यूनिट ऑफ बी, जिसके 4 नाम अब हमें याद हो गए हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इसकी यूनिट सबसे पहले हमने पढ़ी थी न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, फिर हमने पढ़ी इसकी यूनिट टेस्ला, और एक तीसरी यूनिट अभी हमने पढ़ी, दैट इज़ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये सब यूनिट्स हैं बी की। जबकि फ्लक्स की यूनिट क्या है, टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर। तो वेबर इज़ अ यूनिट ऑफ फ्लक्स, जबकि वेबर पर स्क्वायर मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। जब हम डेंसिटी की बात करेंगे ना, तो आपने वेबर पर स्क्वायर मीटर ही कहना है। लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंडक्शन, तो आप टेस्ला और न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर भी वही बोलेंगे। लेकिन जब डेंसिटी की बात होगी तो यूनिट आपने वेबर पर स्क्वायर मीटर यूज़ करनी है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू। अब आगे हम दूसरे टॉपिक्स जो हैं उस पर जब हम आएंगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको देखना ना भूलिएगा। चैनल को याद रखें, फ़िज़िक्स पेज को आपने हमेशा क्लिक करना है और उसमें से फ़ायदा उठाना है ज़्यादा से ज़्यादा। और अगली वीडियो तक इंतज़ार करें, फिर हाज़िर होंगी आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे आप लोगों को, और बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।